अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। रिप्रेजेंट किससे करोगे? फाई से। फ्लक्स निकालने के लिए मान लो ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है और ये सरफेस का मान लो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ रहा है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है? थीटा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई कॉस थीटा। ऐसा यूनिट होती है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर मान लो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया? ई कॉस, फ्लक्स कितना हो गया? ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक। और अगर मान लो ये सरफेस, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया? माइनस का ये हो गया मिनिमम फ्लक्स। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स का मतलब मैक्सिमम फ्लक्स ई मिनिमम माइनस ई और 0 कब? 0 कब? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। बात करते हैं गॉस थ्योरम की। कब लगाते हैं? जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से नहीं निकालनी है, बहुत सारे चार्जेस की वजह से निकालनी है। सही है। तो उस केस में क्या लगेगा? गॉस थ्योरम लगेगा। गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेनी है। उस सरफेस को आप क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। ये सरफेस किसी भी शेप की ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्फेरिकल ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी ले लो। सही है। लेकिन ज़्यादातर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ही ली जाती है। ज़्यादातर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही ली जाती है। तो मान लिया कि मैंने एक गॉसियन सरफेस ले ली और उस गॉसियन सरफेस के अंदर मैंने रख दिया चार्ज, और इस चार्ज की वजह से मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हो गया? r डिस्टेंस पर हो गया। ठीक। इस पर तुमने छोटा सा एरिया वेक्टर निकाला, तो इस छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ, नाम दे दिया मैंने ds। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस पॉइंट पर E। तो इस छोटी ही सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा छोटा सा, वो क्या हो गया? d फाई। d फाई की क्या वैल्यू हो गई? EDS। छोटे से फ्लक्स की क्या वैल्यू हो गई? EDS। और मुझे पूरी सरफेस की वजह से फ्लक्स निकालना है, तो पूरी सरफेस की वजह से फ्लक्स निकालने के लिए इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दें पूरी क्लोज सरफेस के लिए, यानी d फाई का क्लोज इंटीग्रल कर दिया। d फाई की खुद की वैल्यू क्या है? EDS। तो इंटीग्रल EDS आ गई वैल्यू। बात आ गई समझ में? अब ये जो इंटीग्रल EDS है, इस इंटीग्रल EDS की वैल्यू सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज की हमेशा कितनी होती है? 1/ε0 टाइम्स। आ गई बात समझ में? अब अगर अंदर कोई मीडियम नहीं है तो ε0 के साथ क्या लगा दिया? K लगा दिया। K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है। या आप ऐसे लिख लो, इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q अपॉन केवल एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू K। व्हाट इट? एप्सिलॉन क्या है?
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ई डी एस की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब इसमें जो हमने गॉस थ्योरम के अंदर क्यू लिया है, ये क्यू क्या चीज है? सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज है। क्यू क्या चीज है? सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज, यानी चार्ज जो होना चाहिए वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस से बाहर नहीं होना चाहिए। तो फ्लक्स निकलेगा, तो फील्ड निकलेगी, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैंने तुम्हें ये गॉसियन सरफेस दे दी, एक चार्ज दे दिया Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, सही है? तो Q1, Q2 और Q3 की वजह से निकलने वाले फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी? 0, क्योंकि वो तो गॉसियन सरफेस के बाहर। तो जो भी फ्लक्स निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा? Q4 और Q5 की वजह से, यानी Q4 और Q5 की वजह से आने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। बात आ गई नहीं है भाई समझ में? मान लो तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है और उस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के अंदर तुमने क्यू चार्ज रख दिया। सरफेस कैसी है? क्यूबिकल। तुमने अंदर क्यू चार्ज रख दिया। फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कितना फ्लक्स हो गया? कितना फ्लक्स हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि पूरे क्यूब के अंदर कितना चार्ज आया है? क्यू चार्ज ही तो आया। भाई बात समझ में? अब अगर मैं तुमसे कहता कि तुमने क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को कॉर्नर पर रख दिया, चार्ज को कहाँ रख दिया है? कॉर्नर पर रख दिया। अब बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा पूरे क्यूब से? तो कॉर्नर पे जो चार्ज बैठा हुआ है उसका कितना हिस्सा क्यूब के अंदर आ जाएगा? 1/8 हिस्सा। तो फ्लक्स कितना हो गया? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट वायर, यानी कि लाइन चार्ज। तो मान लो कि ये तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इस वायर को तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक, इस वायर की वजह से तुम्हें किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, सही है? तो तुमने इस पॉइंट को लेते हुए वायर को इनक्लोज किया एक गॉसियन सरफेस के अंदर। तो मैंने इसके लिए जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी वो करी सिलेंड्रिकल, ताकि ये वायर उसमें इनक्लोज हो जाए। ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की लेंथ को मैंने L मान लिया। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर इस पॉइंट पर चार्ज बैठा हुआ है। इस पॉइंट का डिस्टेंस सिलेंडर से, सिलेंडर के वायर से, यानी कि वायर से r डिस्टेंस पर है। ठीक, इस पर छोटा सा एरिया वेक्टर बनाओ सरफेस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ ds, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ E। अब जो प्लेन सरफेस है सिलेंडर का, उसका एरिया वेक्टर लोगे तो वो ये वाला हो गया ds, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कहाँ होगी? बाहर की तरफ E। ऐसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ds, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E। यह एंगल कितना बन रहा है? 90 का, जबकि यह एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री का। तो जो भी फ्लक्स निकलेगा वो केवल और केवल सिलेंडर की प्लेन सरफेस से निकलेगा। सिलेंडर के कर्व सरफेस की वजह से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जो भी फ्लक्स निकलेगा वो कर्व सरफेस से निकलेगा। प्लेन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0। इस सिलेंडर के यही तो प्लेन सरफेसेस है, और ये जो सरफेस है कैसी सरफेस है? कर्व सरफेस है। भाई बात समझ में? अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रल EDS। इंटीग्रेशन में से E बाहर किया, अंदर है गया इंटीग्रल DS। इंटीग्रल DS की वैल्यू कितनी हो गई? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRL।
इंटीग्रल डीएस के अंदर मैंने पुट कर दिया 2 पाई आर एल, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए इस्तेमाल किया लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी एलसीडी। इस लैम्डा का क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया है एल लेंथ पर वो कितना है, क्यू। इस एल लेंथ में जो चार्ज आया है वो कितना है, क्यू। तो इस क्यू की क्या वैल्यू होगी, लैम्डा इंटू एल, होगी या नहीं होगी। अब लगा दो गॉस थ्योरम यहाँ पर। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है, लैम्डा एल एप्सिलॉन। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, कंपेयर। तो आप जैसे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो, तो कंपेयर करने पर जैसी दोनों इक्वेशन कंपेयर होती है तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ए इंटू 2 पाई आर एल के। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। एल से एल तो बाहर कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। बता भाई नहीं आ गई समझ में। जो फॉर्मूला आ रहा है उस फॉर्मूले को चेक करें तो ई किसके इनवर्स आ रहा है, आर के। यानी ई किसके इनवर्स होता है, आर के। कब, जब किसकी बात हो रही हो, लाइन चार्ज की। किसकी बात हो रही हो, लाइन चार्ज की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, एक चार्ज इस वायर के चारों तरफ घूम रहा है, इसके घूमने की वेलोसिटी सर्कल के रेडियस पर कैसे डिपेंडेंट होगी, ये बात कैलकुलेट करनी है। सही है, करिए कैलकुलेशन कि चार्ज के घूमने की वेलोसिटी रेडियस पर कैसे डिपेंडेंट होगी। तो सिंपल बात आप ये समझो कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ही तो दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाने के लिए। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, होता है नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली अभी वायर की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या निकाला है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। अब अगर यहाँ देखें तो आर से आर कट गया, तो वी आर पर डिपेंडेंट हुआ क्या, आर पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया नहीं हो गया। यानी इस केस के अंदर घूमने की वेलोसिटी सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। इस केस में चार्ज पार्टिकल के घूमने की वेलोसिटी सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। अगली एप्लीकेशन है कि तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, तो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपने एक प्लेट ले ली, ये प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की है और इस प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस प्लेट की वजह से मुझे इस पॉइंट पर यानी प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सही है, तो इस पॉइंट पर मैंने बनाया गॉसियन सरफेस और उस गॉसियन सरफेस को प्लेट के ऊपर एक्सटेंड कर दिया। हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज तो आएगा नहीं। मान लो कितना चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज आया वो प्लेट पर आया, तो प्लेट का क्या लेना पड़ेगा, एरिया। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, ए। और जिस पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट का डिस्टेंस प्लेट से कितना डिस्टेंस पर लिया हुआ है तुमने, आर डिस्टेंस पर, दोनों साइड। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया ये कैसे निकालोगे। तो इसके लिए तुमने इस्तेमाल किया सिग्मा का। सिग्मा क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस सिग्मा की क्या वैल्यू होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया, सिग्मा इंटू ए। गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ गया, सिग्मा इंटू ए। अब फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ई इंटू ए। और फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, दोनों को कंबाइन कर दो। तो दोनों को कंबाइन करते ही ई इंटू ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन के। और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, सिग्मा इंटू ए के। तो
तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स कितना हो गया भाई? राइट से और लेफ्ट से, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2EA हो गई ना। राइट से EA, लेफ्ट से EA, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 2EA। तो 2EA की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ई की क्या वैल्यू आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आ गई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वजह से? प्लेट की वजह से। सही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, इस फॉर्मूले को अगर चेक करो तो यहाँ पर क्या कहीं फॉर्मूले में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो फिर इनफाइनाइट प्लेट के लिए ध्यान ये रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? इंडिपेंडेंट ऑफ आर रहती है, यानी डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट है। सही है। ये हो गया फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। अब मैंने ऐसी दो प्लेटें ले ली, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, और 1 कूलाम के 3 चार्जेस रख दिए, 2 चार्ज प्लेटों के बाहर और 1 चार्ज प्लेटों के बीच में। सही है। इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा बाहर की तरफ, सही है, और इस वाले चार्ज पर इस वाली प्लेट की वजह से फोर्स लगा बाहर की तरफ। व्हाट इट? नेगेटिव चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा अंदर की तरफ। ठीक है। अल्टीमेटली सभी पॉइंट्स पे लग क्या रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? अब जब एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है, तो उस सिचुएशन पर प्लेटों के बाहर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर प्लेटों के बाहर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ये बात याद रखनी है। अभी बस समझ में। तो जब फील्ड नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है, बाहर की तरफ कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। अभी बस समझ में। तो जो भी फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? प्लेटों के बीच में लगेगा। जो भी फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? प्लेटों के बीच में लगेगा। क्यों? क्योंकि जब दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुम्हें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? Q इंटू ई। बात आ गई नहीं है भाई समझ में? फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? Q इंटू ई। और ई का क्या फॉर्मूला निकाला है? तो ये आ गया फोर्स के लिए फॉर्मूला सिग्मा इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने क्या निकाल लिया? मान लो फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे तुम फोर्स पर यूनिट एरिया निकालोगे, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आएगा निकल करके? यानी इस फोर्स को किससे डिवाइड कर दो? एरिया से। तो तुमने इस एरिया से डिवाइड मार दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई? क्यू बाय ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय ए फिर से किसके इक्वल हो गया? सिग्मा के। तो वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसके इक्वल हो गई? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। आ गई बात समझ में? अब ये जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये किसके इक्वल है? फोर्स अपॉन एरिया के। किसके इक्वल है? फोर्स अपॉन एरिया के। सही है। तो अगर तुम यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया की बात करो, तो ये फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितनी प्लेटों की वजह से? 2 प्लेटों की वजह से। कितनी प्लेटों की वजह से? 2 प्लेटों की वजह से। कितनी बात आ गई समझ में? और अगर मान लो कि क्वेश्चन के अंदर 2 प्लेट की जगह तुम्हारे पास मात्र एक ही प्लेट होती, 2 प्लेट की जगह मान लो तुम्हारे पास अगर एक ही प्लेट होती, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक ही प्लेट होती, तो उस सिचुएशन के अंदर 1 कूलाम के चार्ज पर जो फोर्स लगता वो ये लगता,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है सिंगल प्लेट की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होती है नहीं होती। अगर यही सारी वैल्यूज हम यहाँ डाल दें तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वैल्यू अगर सिंगल प्लेट की वजह से निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेट के कारण सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेटों के कारण सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर भी तो आधा हो जाएगा, नहीं आधा होगा, क्लियर हो गई नहीं हो गई बात। तो अब की बात तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है वो किसी चार्ज होलो स्फीयर की वजह से निकालनी है। होलो स्फीयर को चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, स्फीयर की आउटर सरफेस पर। जब स्फीयर की आउटर सरफेस पर सारा का सारा चार्ज आ जाएगा तो ये स्फीयर का सेंटर हो, ये हो गया स्फीयर का रेडियस। मान लो तुम्हें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट पर तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हो गया, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो गया। इसको लेते हुए तुमने गॉसियन सरफेस बनाई, इस पर डाला तुमने छोटा सा एरिया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, तो जो भी फ्लक्स आया उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रल ईडीएस। ठीक है। अब जो गॉसियन सरफेस दिया उसमें तो सारा का सारा चार्ज आ ही चुका है, तो जितना चार्ज आपने स्फीयर को दिया उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो सारा का सारा चार्ज आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। दोनों बातों को कंबाइन कर दो तो इंटीग्रल ई तो बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 4πr²। वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, Q अपॉन एप्सिलॉन के। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4π एप्सिलॉन Q अपॉन r²। यानी कि जो आंसर आ रहा है वो किसके सिमिलर आ रहा है, पॉइंट चार्ज के। बता भाई नहीं है भाई समझ में, जो आंसर आ रहा है वो किसके सिमिलर आ रहा है, पॉइंट चार्ज के। ये बात कब वैलिड है, जब आर क्या हो, ग्रेटर देन आर, यानी कि आप जिस पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के बाहर। सही है। अब अगर मान लो कि तुम आर इक्वल टू आर कर दो, यानी कहाँ पहुंच गए तुम, सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पे तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है। तो सरफेस पे अगर तुम निकालते हो तो उस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दो, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो क्या हो गई, मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो नहीं सकती है। सही है। अब तुम पोटेंशियल और निकाल लो जरा सरफेस पर, तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, E इंटू आर होता है, नहीं होता है। और E की वैल्यू सरफेस पर कितनी निकाली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू आर कर दें इसके अंदर, ये आ गया निकल के सरफेस पर पोटेंशियल। सही है। पोटेंशियल सरफेस पर और अंदर हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बैठेगा, 10 वोल्ट ही बैठेगा। हाँ भाई बस समझ में। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालते हैं तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अंदर किसी पॉइंट पे भी निकालते हैं तो उस पॉइंट को लेकर के गॉसियन सरफेस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, बाहर। जब अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा तो कोई फोर्स नहीं होगा, जब फोर्स नहीं होगा तो कोई फील्ड नहीं होगी, जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगी, फील्ड नहीं होगी तो फ्लक्स नहीं होगा। तो इनसाइड होलो स्फीयर 4 बातें 0, कौन कौन सी, चार्ज, फील्ड, फोर्स, फ्लक्स। कौन कौन सी, चार्ज, फील्ड, फोर्स, फ्लक्स। एक बार 0 नहीं, नाम पोटेंशियल। एक बार 0 नहीं, नाम पोटेंशियल। वो पोटेंशियल कितना होता है, उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर रहता है। इतनी बात आ गई नहीं अभी समझ में, ठीक। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करें और उस स्फीयर के लिए,
हॉलो स्फीयर के लिए अगर इसका ग्राफ निकाला जाए तो ग्राफ क्या आएगा निकल करके? तो ये तुम्हारे पास हॉलो स्फीयर, ये उसका सेंटर हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया 0 to r, इसके बाद हो गया स्मॉल r, मैंने वेरिएशन निकाला किसका? ई का r के साथ। तो अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स ऑफ r स्क्वायर। ये किसका ग्राफ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ? r के साथ। अब जरा पोटेंशियल का ग्राफ और निकालो, तो पोटेंशियल के लिए चेक करो। तो पोटेंशियल के लिए अगर ग्राफ निकालते हो, यानी b का r के साथ ग्राफ निकालते हो, तो अगर ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो आउटसाइड जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा इनवर्स ऑफ r, सही है। और अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। अंदर क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट। अभी बस है, क्योंकि अंदर तो पोटेंशियल उतना ही होगा ना जितना कि सरफेस पर है। तो ये हो गया पोटेंशियल का r के साथ ग्राफ, और ये वाला ग्राफ किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ। किसके लिए? हॉलो स्फीयर के लिए। किसके लिए? हॉलो स्फीयर के लिए। तो अब तुम्हारे पास अगला जो केस है वो कौन सा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का मतलब क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का मतलब ये हुआ कि अंदर मटेरियल भरा हुआ, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अंदर भरा हुआ है। हाँ भाई, बस समझ में। और डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर लेता है, तो चार्ज इस बार अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। अब बाहर का तो जो भी केस है वो वही है जो कि हॉलो स्फीयर के समझाए, सही है। तो यहाँ जो भी केस करना होगा वो किसके लिए करना होगा? इनसाइड के लिए। किसके लिए करना होगा? इनसाइड के लिए। तो आपने एक हॉलो स्फीयर लिया, सॉरी सॉलिड स्फीयर लिया, और इस सॉलिड स्फीयर को आपने चार्ज दिया, वो चार्ज बाहर भी होगा और अंदर भी होगा हर पॉइंट पर। ये इस स्फीयर का सेंटर हो, इसकी अपनी खुद की रेडियस कैपिटल R, और मान लो ये वो पॉइंट है जहां आप निकालना चाह रहे हो, तो उस पॉइंट को लेते हुए आपने चार्ज को इनक्लोज किया गॉसियन सरफेस के अंदर, तो ये बन गई गॉसियन सरफेस। अब चेक करो क्या इस गॉसियन सरफेस में सारा का सारा चार्ज आ गया? उतना ही तो आया जितना कि गॉसियन सरफेस बनाई है, सारा तो आया नहीं है। नहीं, बस वही में यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया एक नई क्वांटिटी का जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो का। इस रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में आप चार्ज कंसीडर कर रहे हो? तो कर रहे हो 4/3 पाई r क्यूब के अंदर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। तो यहाँ से q की वैल्यू निकाल लो, तो क्या वैल्यू हो गई? 4/3 एप्सिलॉन 4/3 रो पाई r, 4/3 पाई r क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई? चार्ज की वैल्यू। गॉट इट? तो ये हो गया वो चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला E × A से कंपेयर किससे कर दो? Q/एप्सिलॉन से। एरिया कितना हो गया गॉसियन सरफेस का? 4πr²। और जो चार्ज इनक्लोज हुआ उसकी क्या वैल्यू आ रही है? 4/3 पाई r क्यूब। नीचे आ गया रो इनटू एप्सिलॉन। 4πr² से 4πr क्यूब कट गया, एक r ऊपर बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। कुछ मिस्टेक शायद हो गई है। मिस्टेक क्या है? वॉल्यूम इनटू रो होगा, तो रो गलती से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये रो ऊपर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ρr/3 एप्सिलॉन। ये आ गई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ρr/3 एप्सिलॉन। अब अगर इस केस का तुम ग्राफ बनाते हो, आउटसाइड का तो ग्राफ वही होगा जो कि हॉलो स्फीयर का था, E इनवर्स ऑफ r²। और इनसाइड के लिए चेक करो तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है? r के जा रहा है, नहीं जा रहा है? जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है? r के। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?